मारवाड़ियों के दिमाग में कैलकुलेटर होता है। आई थिंक द टफेस्ट डिसीजन फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ, मैंने जो डिसीजन लिया उसमें मैं स्टिक कर गया। जितनी स्केल पे प्यार मिलता है उतनी स्केल पे नफरत भी मिलती है हम लोग या पियानिस्ट हूँ या पता नहीं चलेगा। आई थिंक जैसा अनुराग भी कह रहे थे, इकोसिस्टम लास्ट 5-7 साल में तो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गया है और ये होना भी पड़ता है। मतलब आप देखिए कोई भी चीज़ होगी, पहले एक छोटी सी शुरुआत होती है, जब वो सक्सेसफुल होती है तो लोग उसे कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते उससे सीखते हैं और फिर करना चाहते हैं। टिपिकली 2008, 10, 12, 13 हमने स्टार्ट किया था 13 के अंदर। 13-14 के अंदर इंडिया में गिने चुने 5 या 6 वीसी होते थे। वीसी के पास कोई जाएगा भी तो उनको भी सिर्फ आईआईटी का ठप्पा चाहिए कि यार आईआईटी का लड़का है और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर से हो गया तो हाँ इनमें कुछ होगा तो इनको पैसा दिया जा सकता है। और वो फैक्ट है, जैसे अनुराग ने बोला हमें भी कुछ नहीं आता था, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होती है, क्या पीएनएल होता है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, कोई आइडिया नहीं था। बस ये था, एक जुनून था, जज्बा था कि यार जो करना है वो कर सकते हैं। और ये टू सम एक्सटेंट आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हो ना, मतलब जैसे आईआईटी हो गया, मैं भी ड्रॉप आउट हूँ तो मेरा ट्विन ब्रदर है, वो भी आईआईटी से है, वो भी आईआईटी बॉम्बे से है, वो भी केमिकल इंजीनियर है। आप वही तो नहीं हो। हम आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है। तो वो 99 में चला गया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में उसने बायोटेक ले लिया, फिर वो वापस आ गया, हाँ फिर हम दोनों आईआईटी बॉम्बे गए। बट आज मैं बहुत बार हम लोग जब बैठे होते हैं सोचते हैं 2000 में मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया था, वो था आईआईटी जेईई। पीईटी नहीं दिया, रुड़की होता था, बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे। तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे वो एक यकीन था, वो जुनून था कि हाँ ये होने ही वाला है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बैठा होता कि वहाँ बैठा होता, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके अंदर। तो ये कोचिंग हो गई, हमने बंसल साहब से पढ़ा, आप लोग अलग से पढ़ रहे हो, अलग आपको मोटिवेट कर रहा है, ये सब भी इकोसिस्टम का पार्ट है। Ecosystem is not only by government. Government is doing amazing, commendable job by starting incubation center, ताकि not only IITians से एक नॉर्मल बच्चा भी सीखे यार किस तरीके से हम स्टार्टअप बना सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया का, जैसे इस साल मोदी जी ने कहा ना, जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, फिर सेंटर में इस बार बोला जय अनुसंधान, या इनोवेशन, स्टार्टअप इज द की। क्योंकि स्टार्टअप से ये नहीं होता कि सिर्फ एक आप नई चीज़ बना रहे हो, आप देश के लिए पैसा भी लेके आ रहे हो, फंडिंग आ रही है देश के अंदर, रोजगार आ रहा है। हम लोग कुछ हज़ार लोगों को, हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, कार देखो में कर रहे हैं। इंडिया में आज क्या आई थिंक 100-125 यूनिकॉर्न हो गए होंगे पिछले 2-3 साल के अंदर। तो कम से कम 1000 स्टार्टअप तो होंगे जिसमें एवरेज 100-200 लोग काम कर रहे होंगे। तो इतना जॉब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो ये तो मतलब अगले 10 साल 15 साल इंडिया के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर किसी को कोई अंधी बेट लेनी हो, अगर एफएनओ अभी करना हो तो आपको इंडिया के ऊपर करना चाहिए। मेरी स्टोरी की अपनी रिसर्च ये कहती है कि, और हमने वो स्टोरी पब्लिश की थी 2 महीने पहले, कि इंडिया के यूनिकॉर्न्स ने 28,40,000 जॉब क्रिएट किए इंडिया में। और देखिए, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट है ना, वो इकोसिस्टम से मदद ले सकती है, लेकिन वो खुद अपने में भी आती है। और ये सब लोग एग्जाम्पल इसी बात के हैं कि इन्होंने खुद अपने से शुरू किया। आप थोड़ा बहुत हम योर स्टोरी को भी उसमें देख सकते हैं कि हमने 2008 में जोमेटो फाउंडर्स की स्टोरी की थी। वो हमारा पहला साल था, तब वो फूडी बेव होते थे, उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हमने ओला की और फ्लिपकार्ट की स्टोरी जो है वो 2011 में 10 में की होगी, जब वो नए नए थे, जब वो अपना फंडर ढूंढ रहे थे एक तरह से। तो वो हमारी जो रिलेशनशिप बनी है इंडिया की इस कहानी के साथ, यानी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की, एक तरह से आत्मनिर्भरता की जो कहानी बनी है इंडिया की, उसके साथ हमारा ये रिश्ता 2008 से है। 2008 में योर स्टोरी की फाउंडर श्रद्धा ने अपना CNBC का जॉब छोड़ा, जहाँ पे वो VP बन रही थी, और वहाँ से उन्होंने अपना एक ब्लॉग शुरू किया। और वो ब्लॉग जो है वो आज 14 साल बाद इंडिया में गो टू प्लेस बन गया है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया, जो स्टार्टअप को ही डेडिकेटेड है एक तरह से। तो ये लोग पहले देख लेते हैं चीज़ें और उनका अपना एक जज्बा होता है, देन कम्स इकोसिस्टम। आई थिंक UPI हैज़ प्लेड ए ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द इकोसिस्टम इन दिस कंट्री फॉर दिस। मेरा मन तो यही कर रहा है कि अभी से मैं उधर चला जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर लग रहा होगा इस सारी बातचीत से कि ये सब बहुत
रियल है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत दूर से ये सब जो चीज़ें देखते हैं ना, $1 बिलियन का ये फलाना और वो सब, तो आपको लगता है ये कुछ अनरियल है, पता नहीं क्या मैजिक कुछ करते होंगे इधर उधर, कितने बड़े पैसे आ जाते हैं और वो सब। दीज आर लाइक रियल पीपुल, यहीं जयपुर कोटा में पड़े हुए सारे इंजीनियरिंग के ही इधर उधर घूमने वाले तीनों लोग, तो ये लोग रियल हैं, इन्होंने रियल के स्ट्रगल किए हैं, रियल की नींदें उड़ाई है अपनी, और तब जाके ये सब हो पाया है। और अगर आप लोग में से कोई ये सोच रहा है कि उसे इधर होना चाहिए स्टेज के, तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि ये जर्नी टफ और रियल ही होने वाली है, ये ऐसे यूं वाली नहीं है जैसे आप लोग अभी जानते हैं पढ़ाई करते हुए भी कि ये ऐसे ही होने वाली है। एक सवाल जो बार बार आता है वो ये है कि क्या इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप सब स्टार्टअप के साथ ही शुरू हुआ? क्योंकि ये सवाल मुझे राजस्थान की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा आता है, खासकर क्योंकि राजस्थान एक तरह से इंडिया में बिजनेस का बड़ा सेंटर रहा है। भारत की इकोनॉमी को मारवाड़ी बिजनेस लोगों ने बहुत लंबे समय तक प्रोपेल किया है ना? तो एक तो ये कि सबसे डिफिकल्ट डिसीजन अब तक आपके लिए क्या रहा है, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ। पहले तो मारवाड़ी वाला क्वेश्चन में एक आंसर है, क्योंकि प्रतीक इज मारवाड़ी ना, तो प्रतीक को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी बिलोंग्स टू ब्यावर राजस्थान में। और मतलब एक बड़ी अच्छी हम लोग ने लाइन उनके बारे में ऑफिस में भी बोली थी कि मारवाड़ियों के दिमाग में कैलकुलेटर होता है, एंड इट्स ट्रू। तुम सोच नहीं सकते वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, लाइक मतलब सर यहाँ पे इसमें होगा, इसमें 50 बच्चे होंगे, ये 500 का लेंगे, इसमें टीचर को 200 जाएगा, 200 इसमें जाएगा, ये हुआ 20% डिप्टाई कर लेते हैं। तो ही मेक्स डिसीजन लाइक दिस इन माइंड, पेन पेपर कुछ नहीं उठाते। तो मारवाड़ियों का सर डेफिनेटली क्रेडिट है इसमें, है ना। तो बाकी कास्ट वाले मतलब ज़्यादा इफेक्ट ना हो, हम भी हैं साथ में, हम लोग नहीं बनाया है, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, नाउ कमिंग टू द पॉइंट है कि आप ये पूछा था कि व्हाट वाज दैट वन टफ डिसीजन, है ना, विच चेंज्ड एवरीथिंग मे बी, या व्हाट वाज द टफेस्ट डिसीजन। आई थिंक द टफेस्ट डिसीजन फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ वॉज टू ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज। सबसे टफेस्ट डिसीजन तो वही था कि ये करना है कि नहीं करना। और आप देखो तो वही चेंजर भी, अगर नहीं करते तो आज कहीं जॉब कर रहे होते डेफिनेटली वो पाथ लेके, है ना। हो सकता है आज किसी बड़ी कोचिंग में हम टीचर ही होते, पढ़ा रहे होते, हो सकता है ये भी होता, पर यहाँ नहीं आते। तो वो टफेस्ट डिसीजन था। और इसमें एक ये चीज़ है, उस टफेस्ट डिसीजन के अंदर ना ऐसा नहीं कह सकते हमने एक सही डिसीजन लिया था। कौन कह सकता है कॉलेज छोड़ना सही डिसीजन नहीं है? मैं कभी नहीं कहता। मैंने जो डिसीजन लिया उसमें मैं स्टिक कर गया। तो मुझे लगता है डिसीजन टफ ऐसा सब होता है कि टफ है, क्या लेना है क्या नहीं, बस जो भी डिसीजन लो उस पर स्टिक कर जाओ, उससे प्रॉमिस कर लो, उस डिसीजन के साथ एक रिश्ता निभाओ। जैसे आप जीवन साथी के साथ निभाते हो कि अब ये डिसीजन लिया, ये मेरा है, अब इसको सही प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो उस टाइम मैंने जो डिसीजन लिया उस टाइम के हिसाब से सही नहीं था, मेरे पेरेंट्स को सही नहीं लगा, मेरे रिलेटिव्स को सही नहीं लगा, इवन मेरे फ्रेंड्स को भी सही नहीं लगा, सभी को लगा ये तो गलत है। बट लेटर ऑन हम टिके रहे उस डिसीजन पे, हमने कोई पलट के भी नहीं देखा कि कॉलेज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे लाइफ बनाते रह गए। तो वो एक अच्छा था। दूसरी चीज़ जो आप प्रॉफिटेबिलिटी का पूछ रहे थे कि हाउ इट वर्क्स, हाउ वी आर प्रॉफिटेबल और नॉट। तो एड फिजिक्स वाला तो हम लोग शुरुआत से बहुत हैवीली प्रॉफिटेबल थे, शुरू में बहुत ही ज़्यादा हैवीली प्रॉफिटेबल थे। और रीज़न इसका ये था कि बहुत ज़्यादा बच्चे हम लोग से प्यार करते थे। अब बच्चों के प्यार करने से क्या हुआ कि वेयर एज अदर एडटेक वर स्पेंडिंग लाइक 500-600 करोड़ ऑन मार्केटिंग एंड डिजिटल स्पेंड, वी वर स्पेंडिंग जीरो ऑन इट, लाइक जीरो। हम लोग को अपना प्रोडक्ट लगाना होता है, यूट्यूब पे जाकर बता देते थे। तो बच्चों का बहुत प्यार था जिसकी वजह से वो बच रहा था। पर धीमे धीमे क्या हुआ कि अब हम लोग बच्चे अपने आप ऐप में आने लग गए और वहाँ पे पहुँचने लग गए। फिर उसके बाद ना एक बहुत सच है, यहाँ बच्चे बैठे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, पर एक बार अगर आपको पैसा देके ऐप में आ गए तो फिर वो जज करेंगे, वहाँ से नहीं चलेगा प्यार। तो एक आपको एडवांटेज मिलता है प्यार का, बच्चा आ जाता है, पर आप एक चीज़ ये भी है ना, जितनी स्केल पे प्यार मिलता है उतनी स्केल पे नफरत भी मिलती है हम लोग को एट टाइम्स। और उसका रीज़न ये, आपको ज़्यादा लोग जानते हैं, गलती करते हैं वो भी ज़्यादा लोग को दिखती है। तो फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट कैसा है ना, आपने कितने इटरेशन किए प्रोडक्ट के अंदर, ये मैटर करता है। और अभी फिर हम लोग ने ऑफलाइन बिजनेस के अंदर भी हम लोगों ने कदम रखा, मतलब ऑफलाइन वेंचर्स भी खोले और ऐसी चीज़ें भी की। आई स्टूडेंट्स डोंट लाइक द वर्ड बिजनेस बाय द वे, सो दे डोंट लाइक दिस, सो है ना, तो ठीक है। सो एनीवे, सो इमोशन, दे आर वेरी कनेक्टेड टू अस। तो फिर हम लोग ने ऑफलाइन वेंचर्स भी खोले। तो अभी लास्ट ईयर जब तो हम लोग की फंडिंग हुई थी, तो वैसे तो हम लोग 2 साल तक तो फंडिंग नहीं की, नहीं, हम लोग का जो पैसा बन रहा था उसी को लगाते चल रहे थे, एकदम दुकान वाला हाल था। तब तो हम लोग 60% प्रॉफिटेबल थे।
by this year end we will also be again 45% EBITDA positive. तो ऐसा मुझे लग रहा है। और इस साल हम लोग लास्ट ईयर हम लोग यूनिकॉर्न थे और अच्छे रेवेन्यू किए थे। दिस ईयर वी आर गोइंग टू 2000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, ऐसा हम लोग को लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप भी थोड़ा थोड़ा नंबर बोलना वो वाले सीख गए हो जो बिजनेस वाले नंबर। हाँ, उनको मिलेंगे नहीं पर हाँ, बट यू नो व्हेन फिजिक्स वाला वेंट फॉर दिस फंडिंग दे वर इन काइंड ऑफ स्टेल्थ मोड फॉर सम। नहीं, मेरे को नहीं पता था। जैसे भी बात हो रही थी AOV क्या होता है और कौन कौन से भी jargons आए थे, CPM, AOV, CPI एंड ऑल दैट, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है, PNL क्या होता है। बट अब मीटिंग में ऐसे बैठा रहता था, या PNL इज डाउन, पता नहीं चलेगा। फिर साइड से भाई क्या है ये PNL क्या है, वो व्हाट्सएप पे लिख के भेजते थे। बट दे डिड गो टू द फंडिंग पिच एंड शोड कि इतना पैसा बैंक में है, एंड आई थिंक दैट मेड ए ह्यूज यू नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ दे आर बिकमिंग ए यूनिकॉर्न ऑल्सो। आपके लिए अनुराग कैसा था? लाइक व्हाट वाज द टफेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ? वेयर आर यू इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी नाउ? तो हम लोगों ने टफ डिसीजन की बात करूं तो बहुत टफ डिसीजन हर साल आते हैं। आपका फाउंडर का जॉब भी डिसीजन मेकिंग होता है फ्रैंकली। तो अर्ली ईयर्स में अगर बात करूं तो आई थिंक 2010 में जब हमने ट्रैफिक लीडरशिप आ गई थी कार्डिको की, नंबर 1 इन द कंट्री, तो बहुत सारे VC के ऑफर्स आने लगे थे हमको। तो वहाँ पे उस टाइम पे पैसा बहुत बड़ा दिखता था। तो द आइडिया वॉज दैट द मनी दैट वॉज ऑफर्ड टू अस, उसको नो बोलना काफ़ी टफ होता था उस ज़माने में, बिकॉज इट वॉज नॉट इंट्यूटिव। आपको कोई बोल रहा है कि आपकी कंपनी के 20% के लिए मैं आपको इतने करोड़ दे दूंगा जो आप अपना जीवन में सोच नहीं सकते कमाने के, और उसको नो बोलना या मेरे को नहीं चाहिए, थैंक यू। तो वो डिसीजन टफ होता है डेफिनेटली। बट हमारे पास कोई उस टाइम पे डिप्लॉयमेंट प्लान नहीं था और हम लोग प्रॉफिटेबल थे। तो 2007 में कंपनी स्टार्ट करी थी, 2013 तक हमने फंडिंग नहीं उठाई थी। 6 साल बूटस्ट्रैप थे हम लोग, और 6 साल के अंदर कम से कम 10 VC ऑफर बना किए होंगे हमने। और एक पॉइंट आते जब लगता है कि आपकी कहीं रेस में आप पीछे न रह जाओ कि बाकी लोग स्पेंड करके आगे निकल जाएं मार्केटिंग के अंदर वगैरह वगैरह, तो यू वांट टू पिक अप मनी फॉर द राइट कॉजेज कि मैं ग्रोथ के लिए, हाइपर ग्रोथ के लिए पैसा उठाऊंगा, अपने सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं उठाऊंगा। तो 6 साल तक हम प्रॉफिटेबल थे। फिर VC आया, उसने बोला कि बेटा आप ग्रोथ तो ठीक है, हाइपर ग्रोथ के लिए ब्रांड बनाना है, अभी तुम्हारा काफ़ी सारा ट्रैफिक गूगल के थ्रू आता है, तुम गूगल पे डिपेंडेंट हो, तुम्हारा डेस्टिनेशन बनेगा तब तुम बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कंपनी बना पाओगे। क्योंकि बात चमकी, और लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने के लिए टीवी पे आना पड़ता है, IPL पे आना पड़ता है, अक्षय कुमार नाचता है, फरहान अख्तर नाचता है, तब जाके ब्रांड बनती है। हमारे चेहरे पे तो कोई नाचेगा नहीं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक वी टुक मनी फॉर ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ को हम लोग सस्टेन करने के लिए वो किया। हमारी कंपनी में करीब 6 बिजनेस चलते हैं अभी, और हम मुझे लगता है कि गिरनार के अंदर हम लोग 6 यूनिकॉर्न बनाने वाले हैं। तो इंश्योरेंस बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारा, और कार्डिको वाला कर ही रहा है, और कार यूज कार सेल एंड एक्सचेंज भी बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे हमारे एक फाइनेंशियल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का बिजनेस है रूपी, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और इंटरनेशनल बिजनेस है जो भारत में हमने किया, हम बाहर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में 3 कंट्रीज में नंबर 1 है। रिवर्स कॉलोनिज्म कर रहे हैं हम लोग, भारत की टेक्नोलॉजी बाहर ले जाके वहाँ पे हम लोग बेसिकली बड़े बन रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब बोलना चाह रहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी पे आता हूँ कि हमारे 6 बिजनेस के अंदर 3 प्रॉफिटेबल हैं, एक हाईली प्रॉफिटेबल है, 2 मार्जिनली प्रॉफिटेबल है, और 2 भी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है। तो कंपनी का जो DNA है ना, ऐसा नहीं कि पैसा फूको, आपको पैसा मिलता है उसको एक लेवल पे लेके जाना है। यू कैन मेक लॉसेज बट एक रिकवर करना पड़ेगा टू ब्रिंग लेट्स से सेनिटी टू द इकोसिस्टम। तो हर बिजनेस अलग स्टेज में है, और बेसिकली यूज कार वगैरह बिजनेस के अलावा हमारे बाकी सारे बिजनेसेस और क्लियर ट्रेजेक्टरी। यूज कार का बिजनेस इज गोना बी प्रॉफिटेबल आई थिंक बाय Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमारे IPO के प्लान्स के पहले हम लोग सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल कर देंगे। ग्रेट, सो वी कैन एक्सपेक्ट 5 मोर फ्रॉम हिम एक्चुअली। या आपको मालूम है इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है? जीके टेस्ट 106। चेक योर जीके। 105 के बाद एक और हो गया है, चेक योर जीके। शिप रॉकेट इज द लेटेस्ट। अभी आप चेक करिए, अभी आने वाला है बस आपके लिए टाइम। तो अखिल आप भी बताइए कि आपके लिए एक रियली क्रिटिकल लाइक यू नो एक पिवटल डिसीजन, लाइक मुझे टफ की बजाय पिवटल बोलना चाहिए था शायद, कि पिवटल डिसीजन कौन सा था और आप अब कितना मुनाफा कमा रहे हैं?
खून जो राजस्थानियों के खून में धंधा होता है बिल्कुल सही है। मतलब आप, मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता हूँ सबको कि आप देखो, अगर कंपनी यूनिकॉर्न कंपनीज में देखोगे, अग्रवाल, जैन, मारवाड़ी फाउंडर्स जो हैं, मैं अग्रवाल, हम तीनों अग्रवाल हैं, तो वो यहाँ से राजस्थान से लोग जाके सब जगह पे काम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई प्लेटफॉर्म लाइक दिस, जहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। Why only in Bangalore, Hyderabad, Delhi things should be built? It should be built in every city and every capital city at least of India. जयपुर में, इंदौर में, सब जगह होना चाहिए। तो कमिंग टू टफ एंड पिवटल डिसीजन, हमने स्टार्ट किया 12-15 महीने बूटस्ट्रैप किया। बहुत सी बार ऐसे मौके आए जब वीसी ने बोला ठीक है आपको हम कल टर्म शीट दे देंगे। हमारे यहाँ पे होता था एक वेडनेसडे को वीसीज के डिसीजन आते थे और बड़ा होपफुल होते थे, ट्यूसडे नाइट को वेडनेसडे को वीसी मना कर देता था। और ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हुआ। तो सितंबर 2013 नहीं, सितंबर 2014 सॉरी, तो उसमें अब लगा यार तब तक 3-4 माह हो चुके थे, अब तो पक्का है 3 जनों से टर्म शीट मिलेगी, एक भी नहीं, 3 इंडिया के बड़े वीसी टर्म शीट देंगे। अगले दिन बात होने वाली है, उससे एक दिन पहले न्यूज़ आती है housing.com ने $100 मिलियन, तब के आई थिंक 650-700 करोड़ रुपए होंगे, सॉफ्ट बैंक से रेज कर लिए। और सॉफ्ट बैंक अगर किसी कंपनी में पैसा डाल दे तो उसके बाद ये माना जाता है कि भाई ये सेक्टर विनर टाइप की कंपनी बन गई है। अगले दिन एक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, एक ने बोल दिया कि हाँ अभी हम लोग सोच रहे हैं, और एक ने तो बोला कि नहीं वी थिंक इंडस्ट्री ऑलरेडी हैज़ अ विनर। उसके बाद फिर और 6 महीने लगे। उसके बाद फरवरी 2015 में हम लोग हमारा फर्स्ट राउंड रेस किया, जिसे हमने बनाया। उसके बाद हमें लगा कि अब उस दिन रात को हम सो नहीं पाए, तो हम 3 फाउंडर हैं, मैं, सौरभ और अमित। तो अमित सौरभ के बैचमेट आए हैं अहमदाबाद से, तो हम दोनों रात भर बैठे रहे कि अब इतना पैसा आ गया। 18 करोड़ रुपये रेस किए थे तब के हमने, और काफ़ी बड़ा पैसा था 18 करोड़। रात भर हम ये सोचते रहे करेंगे क्या इतने पैसों का। ठीक है, ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस कैसा लेंगे, टेबल कौन सी खरीदेंगे, कुर्सी कौन सी खरीदेंगे, और गराज में ऑफिस बनाएंगे क्योंकि यूएस में भी ऐसे बनता है, ये सब सोचते रहे। फिर ऑफिस सेटअप किया, ऑफिस में पन्नियाँ तक फाड़ी खुद के टेबल की, ऊपर से पन्नी हटाने में इतना मज़ा आता था, अरे वाह ये पन्नी हटाई है, चेयर लगाया है, अच्छा चल रहा था। अगस्त 2015 इसी समय की बात है, एक दिन हम लोग बालकनी में खड़े हुए थे। हमने अच्छा सा बंगलो सा ले लिया जिसमें हम 100 लोग काम कर रहे थे। बालकनी में खड़े हुए थे मैं और अमित, सामने 50 आदमी आ रहे हैं, 40-50 आदमी, झुंड आ रहा था। तो हमने कहा कहीं कुछ धरना चल रहा होगा, ये जा रहे होंगे, इधर चौराहे है, उधर कहीं भी चढ़ना। देखा तो यार ये तो हमारे ऑफिस की तरफ ही आ रहा है। बोले चलो मुड़ जाएंगे, हम लोग टी जंक्शन पे थे, देखा तो ये तो हमारे ऑफिस के अंदर ही घुस रहे। और हमने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, जाते हमने दरवाज़ा बंद किया, वो दरवाजे मारने लगे। हमको भी रियलाइज़ हुआ रहे ब्रोकर्स हैं, क्योंकि हमारी मार्केटिंग चालू हो गई थी, लोगों को घर मिलने लग गए थे, बिना पैसे के, बिना ब्रोकरेज के घर मिल रहे थे। तो वो अलग मारने आए हमें, उन्हें लगा कि इनके ऑफिस में जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कंप्यूटर फोड़ देंगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। हम लोग शॉक, समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ये दरवाज़ा बचाया जैसे तैसे, एक ब्रोकर ने झापड़ घुमाया, अमित के पास से निकला, पुलिस को बुलाया, पुलिस आके हम सवाल पूछ रही है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, चलो थाने। तो ब्रोकर्स तो हाँ पुलिस की हौसला बोलते हैं बेंगलोर के अंदर। उस वैन के अंदर मैं और अमित पीछे बिठाए, 2 थानेदार मतलब ठुल्ले जो होते पुलिस वाले वो बैठे, और हम लोग हमारे पीछे 20-30 बाइक चल रही है जिसमें ब्रोकर्स आ रहे हैं। हमको लग रहा है पुलिस को तो हमने बुलाया था, पुलिस हमें हमारी सीट के अंदर बिठा के लेके जा रही है। हम लोग पहुँचे वहाँ पे, पुलिस इंस्पेक्टर जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ब्रोकर्स को बहुत भयानक डांट लगाई। उन्होंने कहा कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है, इस तरीके से तो फ्लिपकार्ट, सब शोरूम वाले फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जाके दरवाज़ा तोड़ने लगेंगे ना। तो बट हमको उस दिन फिर बोला कि ये ऑफिस आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब 12 बजे ही कुछ अटैक हुआ था, उसके बाद हम कभी उस ऑफिस में घुसेंगे और 100 लोगों की टीम, और आपको शाम को पता है कि अगले दिन आप कहाँ आओगे ये नहीं पता है। स्टार्टअप कम्युनिटी में बहुत सारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने हेल्प करी। हम एक छोटा सा कमरा था जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी टीम बैठ गई, एक जगह पर कॉल सेंटर वाले चले गए। बट सबसे अच्छी बात ये रही, अगले दिन हमने लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे बता दिया आप लोगों को यहाँ पे आना है कल काम के लिए। एक भी आदमी ने छुट्टी नहीं दी, एक भी आदमी ने हमारा साथ दिया। और वो जो टाइम था, अभी बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि यार जब आप पे अटैक हुआ, इट वॉज अ टेस्टिमनी एंड प्रूफ दैट यू आर डूइंग अ डिसरप्शन। मतलब अमेजिंग, इट्स अ अमेजिंग कोट विच आई कैन गिव। बट
एकदम फट जाती है रात में, मतलब जब फ़ोन आता है किसी का, आपके कॉल सेंटर पे रिकॉर्डेड है, वहाँ पे वो आपको धमका रहे हैं, तो फट जाती है बिल्कुल। बट जब ये लोग वापस आए, हमारी टीम वापस आई और हमारे पीछे खड़ी रही, फिर हमें लगा कि हाँ भाई कुछ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। फिर हमारे वीसी ने समझाया, एक जापानीज़ वीसी हमारे, उसने बोला कि दिस इज़ द साइन ऑफ डिसरप्शन। तो वो एक पिवटल पॉइंट था। आई थिंक उससे हमारा बिलीफ जितना था उसका 100x और बढ़ गया कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिकॉज दिस अटैक इज अ प्रूफ ऑफ। आप समझ रहे क्या हुआ था? इनकी कंपनी में 50 लोग अटैक करने आ गए थे और कमबख्तों ने दिन भी क्या चुना, 15 अगस्त। 15 अगस्त नहीं था, 15 नहीं था, उसके अच्छा आसपास था। उसके आसपास था, ओके। तो वो आ गए और मैं जब ये रिसर्च कर रहा था आज के इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा, मेरी प्राइमरी रिसर्च और स्टोरी खुद ही होता है, तो मैंने देखा कि इन पे क्या क्या स्टोरीज हुई है। सो उस अगस्त में हमने उस इंसिडेंट के तुरंत बाद इन पे स्टोरी की थी जब ये अटैक हुआ था। तो आई थिंक इट ऑल्सो शोज़ कि ये एक रियल वर्ल्ड है। आप अगर डिसरप्शन पैदा करो तो सब लोग खुश नहीं होने वाले, ताली नहीं बजाने वाले, अरे बहुत बढ़िया क्या डिसरप्शन पैदा कर दिया। बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हर्ट होंगे, बहुत सारे लोगों को नई आदतें सीखनी पड़ेगी जिसके लिए वो तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से अब वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आप सिर्फ ये बता दीजिए मुनाफा कितना है, तो लोगों से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे फिर जैसे ये लोग 6 बिजनेस कर रहे हैं, हमारे भी 4 बिजनेस हैं। एक बार जब कस्टमर फिजिक्स वाला से स्टूडेंट प्यार करते हैं, हम लोगों से कस्टमर प्यार करते हैं कि भाई आपको घर फ्री में मिला, एक ट्रस्ट बना दिया है हमने। मतलब आप देखिए रियल एस्टेट के अंदर नो ब्रोकर इज अ ट्रस्टेड ब्रांड। यार यहाँ पे जाएंगे तो यार पैसा नहीं देना, या बहुत कम पैसे में काम होने वाला है। तो उसके ऊपर हमने जब रियलाइज़ किया, तो अब हम ना सिर्फ आपको घर किराए पे दिलाते हैं, बेचते हैं, आपकी सारी होम सर्विसेज, आपको रेंटल एग्रीमेंट, पैकर एंड मूवर, क्लीनिंग, पेंटिंग हो गया, आपको रेंट पे करना है, आपको होम लोन चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को मैनेज करना है, उसके लिए एप्लीकेशन होती है नो ब्रोकर, वो सब हमने बनाया है। तो हमारे बिजनेस सिटी लेवल पर प्रॉफिटेबल है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अनुराग भी कर रहे हैं, पैसा लिया है बट पैसा बहुत जलाना नहीं है, संभाल के करना है। तो सिटी का जो प्रॉफिट होता है दूसरी सिटी में एक्सपेंशन में लगाते हैं। तो आज हम 6 सिटीज़ में हैं इंडिया में। आइडिया है कि हम 20 सिटीज़ में इंडिया में अगले 1.5 से 2 साल में हो। तो बड़ी सिटी से प्रॉफिट आता है, उसको नई सिटी में डालते हैं, नए बिजनेस के अंदर डालते हैं। तो यूनिट लेवल पे हम लोग किसी भी सिटी में कभी भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट एट अ कंपनी लेवल वी आर स्टिल लॉस मेकिंग बट ग्रोइंग टू गेट प्रॉफिट। थैंक यू। सो जस्ट टू गिव यू गाइस ए सेंस कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना बड़ा चक्कर है कि इंडिया में आप जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे करके देखते हो ना, नेटफ्लिक्स और ये सब, उनको पता नहीं है कि अगले 3 डेकेड भी वो प्रॉफिटेबल होंगी कि नहीं होंगी।